गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम राजनीति विज्ञान की इस क्लास में साथ में हैं। मैंने आप लोगों को मनु पढ़ा दिया है। मनु प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन परंपरा के प्रतिनिधि विचारक हैं और सबसे पहले राजनीतिक विचारों को संग्रहित रूप में मनु ने प्रस्तुत किया। मनु ने एक बहुत अच्छी सामाजिक व्यवस्था, राज्य की उत्पत्ति, राज्य के अंतर्राज्यीय संबंध आदि के बारे में बताया। मैंने आप लोगों को उसका कंटेंट भी दिया है और मैंने उसको समझाने का प्रयास भी किया है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कौटिल्य के बारे में। हमारे सिलेबस के दूसरे विचारक हैं कौटिल्य। इससे थोड़ा सा पहले अगर हम जाएं तो हमें मनु के जो विचार हैं उन मनु के विचारों में आदर्शवादिता की झलक मिलती है और उसको हम रामायण के पैरेलल रख सकते हैं, क्योंकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और उन्होंने ऐसे राजनीतिक विचारों का चित्रण किया था जिनमें आदर्श सर्वोपरि थे। उसी प्रकार मनु जो हैं वो रामायण के फॉलोवर प्रतीत होते हैं। उस समय तक राजनीति में नैतिकता, ईमानदारी, धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे राजनीति में बहुत सारी बुराइयों ने घर कर लिया। और इसी को आगे बढ़ाते हुए कौटिल्य को जब हम पढ़ते हैं तो कौटिल्य के विचार थोड़े प्रोग्रेसिव से हमें नज़र आते हैं। वर्तमान समय की राजनीति में हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में साम दाम दंडो भेद को अपना करके अपने एक राज्य का विकास करना ज़्यादा ज़रूरी है और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कौटिल्य ने कहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये मान सकते हैं कि कौटिल्य के जो विचार हैं वो महाभारत के समकक्ष प्रतीत होते हैं, क्योंकि महाभारत का जो काल था उस महाभारत के काल में मतलब राजनीति में बहुत सारी बुराइयां आ चुकी थी। राजनीति में नैतिकता के स्थान पे स्वार्थ आ चुका था और कौटिल्य ने अपने राजनीतिक विचारों में यह बताने का प्रयास किया है कि साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण अपना स्वयं का हित होना चाहिए। मतलब स्वयं के हित से मतलब यहाँ राज्य के हित से मतलब है राज्य का हित होना चाहिए। और जब राज्य का हित होगा तो राज्य के हित को देखते हुए बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, राज्य सर्वोपरि है और राज्य आगे बढ़ना चाहिए। और राज्य में जीत की इच्छा रखने वाला जो राजा होता है वो ओवरऑल पहले अपने राज्य की रक्षा की बात करेगा या उसके बारे में सोचेगा, उसके बाद वो किसी और चीज़ के बारे में सोचेगा। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं कौटिल्य के जीवन परिचय से। कौटिल्य के जीवन परिचय में कौटिल्य के जन्म के काल के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है और उस मतभेद को देखते हुए ये कहा जाता है कि कौटिल्य का जन्म अर्थशास्त्र की या कौटिल्य के अर्थशास्त्र का रचना का समय 300 ईसा पूर्व माना गया है। द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अर्थशास्त्र की रचना का समय भी 300 ईसा वर्ष पूर्व माना गया है। B.A. सालेटोर ने कौटिल्य के काल और अर्थशास्त्र के रचना काल का विस्तृत विवरण देने का प्रयत्न किया है और यह कहा है कि कौटिल्य का काल 400 से 300 ईसा वर्ष पूर्व होना चाहिए। कौटिल्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था। ये उनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन कौटिल्य के नाम को लेकर विद्वानों में कई मतभेद हैं। इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है और स्वयं कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र उनका ग्रंथ है, अर्थशास्त्र के प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ और अंत में ग्रंथ के लेखक के रूप में कौटिल्य नाम का ही उल्लेख किया है और ग्रंथ के अंत में विष्णुगुप्त का उल्लेख किया है। अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य की सुरक्षा के उपायों के विवेचन के क्रम में कौटिल्य ने अनेक ऐसे उपायों का चित्रण किया है जो सामान्यतः नैतिक नहीं होते हैं। इसी कारण कुटिलता या धूर्तता के अर्थ में भी कौटिल्य शब्द का उल्लेख किया जाने लगा है। प्रोफेसर अल्तेकर का मानना है कि कौटिल्य शब्द कोई आदर्शसूचक शब्द नहीं है, तथापि आचार्य कौटिल्य के द्वारा
उसका अपने नाम के साथ उल्लेख यह व्यक्त करता है कि यह अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के आलोचना के रूप में लोगों द्वारा दिया गया नाम न होकर संभवतः उनके गोत्र या कुल से संबंधित नाम था। इसी प्रकार कौटिल्य के जन्म स्थान के विषय में भी मतैक्य नहीं है। उन्होंने नालंदा के विश्वविद्यालय में पहले अध्ययन और बाद में अध्यापन किया और यहीं एक शिष्य के रूप में उनका परिचय चंद्रगुप्त से हुआ। चंद्रगुप्त आचार्य की विद्वत्ता से अभिभूत हुआ और आचार्य कौटिल्य चंद्रगुप्त की योग्यता से प्रभावित हुए। तत्कालीन एक प्राचीन कथा प्रचलित है या कौटिल्य के जीवन काल के बारे में हम यह सुनते हैं, देखते हैं, हमने सीरियल्स भी देखे हैं, हमने पढ़ा भी है कि उस समय मगध में नंद वंश के महानंद का राज्य था और उसी समय चंद्रगुप्त ने आचार्य को अपनी सहायता के लिए मगध में आमंत्रित किया। एक दृढ़ निश्चयी और अक्षुण्ण इच्छा शक्ति से युक्त विद्वान के रूप में कौटिल्य की ख्याति के साथ एक घटना जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि महानंद का महामंत्री षटकार महानंद से किसी कारण से रुष्ट था तथा वह किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो नंदवंश का नाश कर सके। उसी समय षटकार की भेंट मगध में भ्रमण कर रहे कौटिल्य से हुई। षटकार को आचार्य के दृढ़ निश्चय, उत्कट विद्वता और राज्य के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों के अभूतपूर्व ज्ञान आदि गुणों के आधार पर यह विश्वास हो गया कि यह क्रोधी ब्राह्मण यदि नंदवंश के नाश का बीड़ा उठा ले तो नंदवंश का अंत जरूर से हो जाएगा। षटकार को राजा ने किसी समारोह में कुछ ब्राह्मणों को आमंत्रित करने का काम सौंपा। उसने राजा की ओर से कौटिल्य को उस समारोह के लिए आमंत्रित किया और कौटिल्य के लिए एक उच्च आसन की व्यवस्था की। जब राजा ब्राह्मणों के दर्शनार्थ उपस्थित हुआ तो महानंद की दृष्टि कृष्णवर्ण कौटिल्य पर पड़ी और राजा ने क्रुद्ध होकर कहा, यह चांडाल यहाँ क्यों बुलाया गया है। कौटिल्य इस अपमान को सहन नहीं कर सका और अपने आसन से उठकर सभा में ही अपनी चोटी खोलते हुए यह प्रतिज्ञा की कि अब मैं तब तक शिखा नहीं बांधूंगा जब तक नंदवंश को समूल नष्ट न कर दूं। इस प्रकार कौटिल्य ने अपने उपायों से नंदवंश का विनाश किया और चंद्रगुप्त को मगध के सम्राट पद पर आरूढ़ किया। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया और उसकी सहायता से अपने राज्य को व्यवस्थित ढंग से शासित करने के साथ साथ उसकी सीमाओं का विस्तार भी किया। कौटिल्य ने एक राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी तरह के उपायों को अपनाने की सलाह दी और सभी तरह के उपायों को अपनाने की सलाह देकर के यह बताने का प्रयास किया कि एक राजा को अपने आप को अन्य राज्यों से सुरक्षित रखना चाहिए, अन्य राज्यों से सुरक्षित रख करके अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और राज्य को आगे बढ़ाना चाहिए। राज्य की जो जनता है वो खुश रहनी चाहिए, संतुष्ट रहनी चाहिए। यदि राज्य की जनता खुश और संतुष्ट नहीं होगी तो राज्य आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। कौटिल्य का जो महान ग्रंथ है अर्थशास्त्र, वर्तमान समय में अब हम अर्थशास्त्र को अगर देखें तो अर्थशास्त्र से हमारा तात्पर्य इकोनॉमिक्स होता है, लेकिन जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की नीति शास्त्र परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है और इस ग्रंथ में राजनीतिक ज्ञान के बारे में बताया गया है। कौटिल्य ने स्पष्ट कहा है कि उनके ग्रंथ में राज्य से संबंधित ज्ञान की समस्त शाखाओं का विस्तृत विवेचन किया गया है और उस विस्तृत विवेचन के माध्यम से कौटिल्य ने ये कहा है कि अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखा गया प्रतिनिधि ग्रंथ है और बहुत ही उपयोगी है। अब हम कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि संसार में अराजकता विद्यमान थी और अराजकता विद्यमान होने की वजह से भयंकर दुखों और निरंतर असुरक्षा की भावना से पीड़ित होकर जन समुदाय ने मनु के समक्ष उपस्थित होकर उनसे राजपद को धारण करने तथा संप्रभु शक्ति के उपयोग के माध्यम से प्रजा के आचरण को नियंत्रित और नियमित करने की प्रार्थना की। प्रजा ने मनु को आश्वासन दिया कि इसके प्रतिफल में जनता शासन के प्रति हमेशा आज्ञाकारिता का भाव रखेगी और निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपनी आय और अर्जित संपदाओं में से
निश्चित भाग कर के रूप में राजा को प्रदान करेगी, ताकि उसे राजकीय दायित्वों को पूरा करने के साधन उपलब्ध हो सके। इस प्रकार कौटिल्य ने राज्य को प्राकृतिक या दैवीय संस्था नहीं माना है, बल्कि राज्य मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है तथा मनुष्यों ने स्वयं राज्य की सत्ता को अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए स्वीकार किया है। लोगों द्वारा राज्य के बाध्यकारी नियंत्रण को अपनी सुरक्षा और कल्याण के हित में स्वीकार करने के प्रस्ताव तथा मनु द्वारा प्रथम शासक के रूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार कौटिल्य ने आधुनिक अनुबंधवादी विचारक या समझौतावादी विचारक जो थे हॉब्स, लॉक और रूसो, उसी के भांति राज्य को एक समझौते या अनुबंध का परिणाम माना है। कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की अवस्था का जो चित्रण किया है वह हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के समान लगता है। कौटिल्य ने कहा है कि उस अवस्था में मत्स्य न्याय प्रचलित था, और मत्स्य न्याय का मतलब ये होता है कि भौतिक शक्ति का बोलबाला था और कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो दुर्बलों की बलवानों से रक्षा कर सके। लेकिन राज्य की उत्पत्ति के विषय में हॉब्स और कौटिल्य के विवेचन में महत्वपूर्ण अंतर भी है। हॉब्स ने राज्य की पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था माना है, जिसमें राज्य समाज कुछ भी नहीं था, लेकिन कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था नहीं, अराजक अवस्था कहा है। इसका अर्थ यह होता है कि कौटिल्य ने यह माना है कि उस अवस्था में समाज का भी अस्तित्व नहीं था और राज्य का भी अस्तित्व नहीं था। तो ऐसी स्थिति में राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो राज्य की उत्पत्ति एक समझौते के परिणाम स्वरूप हुई है, और उस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य अस्तित्व में आया, और राज्य अस्तित्व में आकर के राज्य का जो राजा है उस राजा ने धर्म को धारण किया, और धर्म को धारण करके धर्म की सुरक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए दंड को भी धारण किया। इसीलिए राजा को दंडधारक भी कहा जाता है। इस प्रकार एक समझौते के माध्यम से, एक अनुबंध के माध्यम से कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति होती है। और कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के साथ कौटिल्य ने यह बताया है कि राज्य एक निश्चित प्रयोजन को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आया है, वह प्राकृतिक संस्था नहीं है। कौटिल्य के अनुसार राजा या राज्य का उद्देश्य प्रजा की सुरक्षा व उसके कल्याण को सुनिश्चित करना है। कौटिल्य ने ज्ञान या विद्या की विभिन्न शाखाओं के विवेचन के प्रसंग में यह स्पष्ट किया है कि राज्य संस्था का उद्देश्य व्यक्तियों के लौकिक और पारलौकिक, नैतिक व भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति तथा उनके मध्य न्यायसम्मत संतुलन को बनाए रखना है, और इन प्रयोजनों की पूर्ति सही ढंग से आन्विक्षिकी से निर्देशित होकर ही की जा सकती है। इस प्रकार कौटिल्य जनता के सर्वांगीण कल्याण और समाज में न्याय के सिद्धांतों को लागू करना राज्य का मुख्य कार्य मानते हैं। और इस प्रकार कौटिल्य ने कहा है कि राजा जो है उस राजा दंड को धारण करेगा, और दंड को धारण करके राज्य में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का कार्य राजा का होगा। और वो उनका कहना है कि दंड नीति के प्रयोजन के विषय में दंड नीति को, जो राजा के द्वारा दंड को जो धारण किया जाता है, उसका प्रयोजन यह है कि यह अप्राप्त को प्राप्त करने, प्राप्त को संरक्षित कराने, संरक्षित का संवर्धन कराने, संवर्धित को सुयोग्य व्यक्तियों के मध्य वितरित कराने के उद्देश्य से क्रियाशील होती है। अतः राज्य वस्तुतः दंड नीति को व्यवहार में संचालित करने का संस्थागत माध्यम होता है। कौटिल्य का यह भी कहना है कि जनता की नैतिक और भौतिक समृद्धि को, लौकिक और पारलौकिक कल्याण को तथा साथ ही वितरणात्मक न्याय को सुनिश्चित करना राज्य के अस्तित्व का मूल प्रयोजन होता है। दंड एक ऐसी शक्ति होता है जिसे धर्म की सुरक्षा के लिए राजा द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, और राजा के द्वारा जब धर्म की सुरक्षा के लिए दंड का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में मत्स्य न्याय की जो स्थिति थी वो मत्स्य न्याय की स्थिति खत्म हो जाती है। कौटिल्य का कहना है कि शक्ति या दंड का प्रयोग धर्म की सुरक्षा के लिए ही होना चाहिए, स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए।
दंड की मात्रा इतनी अधिक हो तथा प्रकृति ऐसी हो जिसे लोग अलग अलग या संगठित होकर भी, कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसे जो दंड दिया जाता है वो दंड ऐसा होना चाहिए उसको देखकर अन्य व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करने की ना सोचें। और दंड की शक्ति का प्रयोग राजा के द्वारा या राजा के द्वारा अधिकृत संस्था के द्वारा ही किया जाना चाहिए। और राज्य जो है, राज्य एक ऐसी अधिकृत संस्था है जो धर्म के संरक्षण के लिए भौतिक शक्ति का प्रयोग करती है। उसके नियंत्रण को लोगों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः राज्य द्वारा प्रयुक्त शक्ति को कौटिल्य ने दंड की संज्ञा दी है। इस प्रकार राजा दंड को धारण करता है और दंड को धारण करके राज्य में शांति और सुरक्षा की स्थापना करता है। अब हम बात करते हैं राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में। कौटिल्य ने भी मनु की भांति राज्य के सावयव स्वरूप का चित्रण किया है और उन्होंने कहा है कि राज्य की 7 अंग या 7 प्रवृत्तियाँ होती हैं। इन 7 प्रवृत्तियों में स्वामी, कौटिल्य ने राज्य को स्वामी या राज्य का शीर्षस्थ माना है। उन्होंने कहा है कि राज्य की शक्ति का अंतिम प्रयोग राजा के द्वारा ही किया जाता है। दूसरे होते हैं इसमें अमात्य। अमात्य या मंत्री राज्य के अनिवार्य अंग के रूप में होते हैं। उन्होंने कहा है कि अमात्य राज्य रूपी रथ के दूसरे पहिए की भांति है। अमात्य राज्य का एक आवश्यक अंग होता है जिसके बिना राजा ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता, कुशलता से कार्य नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पे तीसरा जो अंग है इसका वो है जनपद। कौटिल्य ने जनपद शब्द में राज्य की सीमाओं और उनके अंतर्गत निवास करने वाले लोगों दोनों को सम्मिलित किया है। उन्होंने कहा है कि जनपद आधुनिक जिले के पर्यायवाची के रूप में होते हैं और कौटिल्य ने यह अपेक्षा की है कि जनपद की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जिनके कारण उनकी रक्षा करना सुगम हो सके। कौटिल्य ने जनपद की भूमि के उपजाऊ होने को आवश्यक माना है ताकि थोड़े से परिश्रम से ही अन्न का उत्पादन किया जा सके। जनपद में सरोवरों, नदियों, पर्वतों और वनों के भी प्रचुर मात्रा में होने को कौटिल्य ने श्रेष्ठ माना है। कौटिल्य का कहना है कि जनपद का स्थल और जलमार्गों से जुड़ा हुआ होना उचित है। जनपद में रहने वाली जनता में देशभक्ति, परिश्रम, बुद्धिमत्ता और पवित्र व्यवहार की कौटिल्य अपेक्षा करते हैं। चौथी बात या चौथा अंग के रूप में कौटिल्य दुर्ग की बात करते हैं। कौटिल्य ने दुर्ग को राज्य का एक अति आवश्यक अंग माना है और उनका कहना ये है कि एक राजा को अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त दुर्ग का निर्माण करना चाहिए। दुर्ग ऐसा होना चाहिए जिसकी सीमाओं पर जिसकी सीमाएं इस प्रकार की हो कि दुश्मन अटैक करने से पहले, आक्रमण करने से पहले सोचे। इसीलिए कौटिल्य 4 प्रकार के दुर्गों की बात करते हैं। औदक दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके और चारों ओर पानी भरा हुआ हो। पार्वत दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ हो। धानवर दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो मैदान में बना हुआ हो और जल और घास से रहित हो। और वन दुर्ग ऐसा दुर्ग होता है जो चारों ओर दलदल, वृक्षों और झाड़ियों आदि से घिरा हुआ हो। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्ग ऐसा होना चाहिए जिस पे दुश्मन अगर आक्रमण करने की सोचे तो उसे बहुत ज़्यादा समय लगे और इतने में राजा को पता लग जाए और वो अपनी रक्षा के साधन अपना सके। 5वें अंग के रूप में कौटिल्य कोष की बात करते हैं। कौटिल्य ने कोष को राजकीय कार्यों को संपन्न कराने के लिए आवश्यक माना है और साथ में राजा के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां चलाई जाती है, प्रजा रक्षण के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को संपन्न करने का कार्य कौटिल्य कोष के माध्यम से करते हैं। तो एक राजा का जो कोष है वो भरा पूरा होना चाहिए और जनता को ईमानदारी पूर्वक अपने करों को वहन करना चाहिए। 6ठे अंग के रूप में कौटिल्य दंड को रखते हैं। दंड या सेना राज्य का आवश्यक अंग होता है। कौटिल्य ने इसे प्रजा की आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से रक्षा के लिए अति आवश्यक माना है और कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत सैनिकों की नियुक्ति का परामर्श दिया है तथा सैनिकों को युद्ध कार्य में बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और सेना को अनुशासित होना चाहिए। 7वें अंग के रूप में कौटिल्य मित्र की बात करते हैं। कौटिल्य ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में मान्यता दी है। उनका कहना है कि राज्य अपनी प्रजा के कल्याण के कार्यों में तभी लगा रह सकता है जब उसे बाहरी आक्रमणों की आशंका कम से कम हो। इसीलिए कौटिल्य मित्रों को राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं।
इस प्रकार कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों की विवेचना की है और उनका कहना यह है कि जिस प्रकार एक मनुष्य का शरीर, उसके शरीर से अगर मान लीजिए हाथ को हटा दें तो उन हाथों का कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर मतलब शरीर में हाथ शरीर के साथ जुड़े रहेंगे तभी वो ठीक प्रकार से कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार राज्य के 7 अंग अब एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, राज्य की सुरक्षा कर सकते हैं, राज्य को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।